नमस्कार साथियों, स्टडी वेब ऑनलाइन पोर्टल पर मैं अशोक राठौर आप सभी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो कुछ टेक्निकल वजह से जो है आपकी वीडियो आज मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट है, ठीक है। इसको मैं लेट जो है वो शूट कर रहा हूँ और शाम को इसको प्रीमियम करूँगा। तो थोड़ा सा इसके लिए क्षमा चाहेंगे। और हमने आपसे कहा था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा करंट अफेयर का, वो मॉर्निंग की बजाय इवनिंग में हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाते। सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कोचिंग जा रहा है, कोई किसी काम से जा रहा है। शाम को मोस्टली ऐसा टाइम होता है जिसमें हर कोई व्यक्ति फ्री होता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसी टाइम इसको शेड्यूल कर दिया जाए, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट सबसे पहले तो लाइव आ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक आपसे यही छोटा निवेदन कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जितने भी वीडियो हमारी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे वो सभी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे, प्राप्त हो सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। देखिए अब पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा समझते हैं पहले। कह रहा है रुकी हुई विरासत परियोजनाएं। रुकी हुई विरासत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए ध्यान केंद्रित करने के लिए, ठीक है, एक मंत्रालय जिसका नाम है केंद्रीय आवास। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। एक मंत्रालय का नाम है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा, के द्वारा ठीक है, के द्वारा हाल में ही गठित, हाल में ही गठित समिति की अध्यक्षता कौन करेगा। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, आपके सामने ऑप्शन है। अमिताभ कांत करेंगे, परमेश्वर वरण अय्यर करेंगे, रंजीता सूद करेंगी, रवि दहिया करेंगे, अरविंद पनगड़िया करेंगे। बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये करेंगे अमिताभ कांत। अमिताभ कांत को आप जानते हैं पूर्व, पूर्व नीति आयोग के सीईओ हैं, ठीक है। ये दूसरे सीईओ हैं, पहले अरविंद पनगड़िया थे और इन्हें अर्थव्यवस्था का अच्छा ज्ञान है। अब ये जो मंत्रालय द्वारा, यानी इस मंत्रालय के द्वारा ये जानकारी दी गई है, क्या जानकारी की गई है, जितनी भी ऐसी योजनाएं जो विरासत
यह इतिहास उन पर ध्यान दिया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने एक समिति बनाई है और समिति के अध्यक्ष बनाए गए अमिताभ कांत। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आंसर होगा अमिताभ कांत। फिर अब लोग हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, हाल में ही किस एयरोस्पेस कंपनी ने 3D प्रेडिक्टेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया? यानी कौन सी ऐसी एयरोस्पेस कंपनी है जिसने ये कारनामा किया? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बोइंग, दूसरा ऑप्शन है स्काई रूट, तीसरा है एयरबस, चौथा है स्पेस एक्स और पांचवा है ब्ली मून। इसमें कुछ राष्ट्रीय एजेंसियां भी हैं, स्पेस एजेंसियां हैं यानी एरोस्पेस कंपनियां हैं, और कुछ इंटरनेशनल भी हैं यानी दोनों प्रकार की हैं, भारत की भी हैं विदेशों की भी हैं। अब इसका आंसर है स्काई रूट। पूरा नाम है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी ने क्या किया है? 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन इंजन 'इसका इन्होंने क्या किया है? सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो आंसर तो आपको बता ही दिया है क्या है, स्काई रूट। थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये एक प्राइवेट या निजी, प्राइवेट या निजी, ऊपर भी लिखा है यहां भारतीय कंपनी है, मतलब ये भारतीय कंपनी है। जिसकी स्थापना 12 जून 2018 को हुई, 12 जून 2018 को हुई। और इसका मुख्यालय है, जो मुख्यालय है वो है आपका हैदराबाद। तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, थोड़ा सा मैं और बात करता हूं इस कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी के जो संस्थापक हैं वो दो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस कंपनी को बनाया है, एरोस्पेस कंपनी को बनाया है। संस्थापक पवन कुमार चंदना, पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका। ये दो व्यक्ति हैं अलग अलग, इन्होंने इस कंपनी की आधारशिला रखी हुई है, यही इस कंपनी के संस्थापक हैं।
आप जान लेते हैं इस कंपनी का उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था। विशेष रूप से छोटे उपग्रह बाजार के लिए। यानी विशेष रूप से छोटे उपग्रह बाजार है उसके लिए तैयार करना इस कंपनी का मोटिव है। और ये कंपनी जो है वो प्रथम भारतीय कंपनी है प्रथम भारतीय कंपनी है भारतीय रॉकेट निर्माता कंपनी जो रॉकेट बनाती है। तो ये भी आप पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तीसरा प्रश्न देखते हैं आप लोग, ठीक है। तीसरा प्रश्न थोड़ा अलग है, ये है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023, इसकी कहा गया थीम क्या है, इसकी थीम क्या है। थीम या विषय, तो ओवर हेल्थ, हेल्थ थीर वर्ल्ड, हेल्थ फॉर ऑल, यूनिवर्सल हेल्थ या सपोर्ट नर्सेस, ठीक है। तो इसका जो विषय है या जिसकी थीम है वो आपका थीम होगा हेल्थ फॉर ऑल, यानी सी वाला सही है। इसका थीम है हेल्थ फॉर ऑल, इसकी थीम है, ठीक है। दूसरा थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में, ये मनाया कब जाता है। ये हर साल प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत का जो इतिहास है वो हम जरा देखते हैं थोड़ा सा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग कहते हैं WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार, प्रथम बार
प्रथम बार एक कार्यक्रम चलाया था, एक कार्यक्रम का प्रथम बार एक कार्यक्रम का चलाया या आयोजन किया, और इस कार्यक्रम का नाम रखा गया था विश्व स्वास्थ्य सभा। विश्व स्वास्थ्य सभा। और ये सभा WHO द्वारा चलाई गई थी वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है। और ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो सभा चली थी वो चली थी, यहां लिख देता हूं मैं, 1948। ये 1948 ईस्वी की बात है। 1948 में ये कार्यक्रम WHO द्वारा चलाया गया था वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसके प्रचार प्रसार के बाद इसके प्रचार प्रसार के बाद WHO द्वारा घोषणा की गई, कि 7 अप्रैल, अब ये घोषणा की गई थी 7 अप्रैल 1950, तो यही डेट है, 7 अप्रैल 1950 से हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस आयोजन होगा, ठीक, आयोजन होगा, ठीक है। तो पहली बार इसका आयोजन हुआ, तो प्रथम बार 7 जुलाई 1951। तो ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो मैंने अभी आपको आंसर बताया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ, ठीक है। अभी बहुत ही ये भी चर्चित हैं, क्योंकि ये दरअसल में एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, ठीक है। और ये राज्य के शिक्षा मंत्री भी रहे, किस राज्य के शिक्षा मंत्री रहे जिनका हाल में ही निधन हो गया है। तो पूछ रहा है कि जगन्नाथ महतो नाम है इनका, जिनका हाल में निधन हो गया, किस राज्य में ये शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। तो ये इनका संबंध है या फिर इनका जो है रिलेशन है वो है आपका झारखंड राज्य से, ठीक है। चलिए थोड़ा समझाते हैं। जगन्नाथ महतो, इनका निधन हुआ है, ठीक है, निधन हो गया है, ठीक है। तो जगन्नाथ महतो साहब का निधन हुआ है, और इनका जो निधन हुआ है वह निधन हुआ चेन्नई में। चेन्नई तमिलनाडु में इनका निधन हो गया 7 अप्रैल 2023 को, 7 अप्रैल 2023 को, ठीक है। इनका एक ट्रांसप्लांट हुआ है, लंग्स ट्रांसप्लांट। किया गया था। याद रखना, इनका हाल में ही लंग्स ट्रांसप्लांट किया गया था चेन्नई में, और ठीक ठाक थे, ठीक है।
कोविड के कारण इन्हें यह प्रॉब्लम आई। इन्हें कोविड के कारण ये प्रॉब्लम आई और डॉक्टर ने इन्हें सलाह दिया कि आप लंग्स ट्रांसप्लांट जो है वो करा लीजिए। ये ट्रांसप्लांट जो है वो सफल हो भी गया था, चेन्नई में हुआ और इनका इलाज वहीं से चल रहा था। ठीक है, तो वहीं पर ये अपनी जांच पड़ताल के लिए एक बार गए थे, तो वहीं पर इनका ये निधन हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं जहाँ बता देता हूँ कि जगन्नाथ महतो है कौन। तो ये आपके ऊपर प्रश्न में ही लिखा है, ये शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री के साथ साथ शराब मंत्री, ये शराब मंत्री भी थे, शराब मंत्री भी थे। ठीक है, और ये झारखंड झारखंड राज्य के निवासी थे। ये पॉइंट आपको याद रखना, ये झारखंड राज्य के निवासी थे और ये झारखंड की विधानसभा झारखंड की विधानसभा डुमरी, ये डुमरी से विधायक भी थे। ठीक है, और इनका संबंध जो है वो एक राजनीतिक दल से भी था जिसका नाम था झारखंड मुक्ति मोर्चा। जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं जेएमसी, जेएमसी। ठीक, तो जेएमसी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये विधायक थे और इन्हीं की सरकार भी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। तो झारखंड में इसी पार्टी की सरकार है। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। ठीक, और दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है रविंद्रनाथ महतो, ये विधानसभा स्पीकर हैं रविंद्रनाथ महतो। तो इन लोगों ने दुख भी जताया है। ठीक, तो रविंद्रनाथ महतो जो हैं वो विधानसभा के इसके आपके स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के हेमंत सोरेन, और इसी पार्टी में ये मंत्री थे, शराब एवं शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, और झारखंड राज्य से बिलोंग करते थे। और इन्होंने कहा कि इनके निधन से काफी दुख हुआ है, इसलिए झारखंड में 2 दिन का राजकीय अवकाश, यानी इन्होंने कहा कि झारखंड में 2 दिन का राजकीय अवकाश भी किया जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये था आपका चौथा प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं 5वें प्रश्न पर, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी, किस देश को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग नॉरकोटिक ड्रग्स और संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के कार्यक्रम समन्वय बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर भारत है। ठीक है, क्या है जरा हम जान लेते हैं। भारत को
संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, ये पूरा नाम है इसका, कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड। चुना गया, ठीक। तो ये हम लोग जान लेते हैं कि ये भारत चुना गया, आंसर आपको पता चल गया। अब दरअसल में यहां जो संस्था काम करती है वो संस्था काम करती है संयुक्त राष्ट्र। संस्था का नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र, यानी यूएनओ के द्वारा काम होता है सारा। और संयुक्त राष्ट्र की भी एक दूसरी संस्था है, उप संस्था, उसके आधार पर काम होता है, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और आर्थिक और सामाजिक परिषद। सामाजिक परिषद, ठीक है। और ये जो संयुक्त राष्ट्र की, यानी संयुक्त राष्ट्र के, जिसे हम कहते हैं यूएनओ, यूएनओ के 6 अंगों में से एक, छह अंग उसमें से एक है, ठीक है। तो ये था आंसर आपका कौन सा? पांचवें का, ठीक है। अब हम चलते हैं जल्दी से छठे प्रश्न की तरफ। यानी पांचवा प्रश्न जो था वो यूएनओ से संबंधित था, और यूएनओ की संस्था थी जिसका नाम था सामाजिक आर्थिक परिषद, ठीक है। तो 6 महाअंगों में से एक है। और दरअसल में ये जो है आयोग, मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूं, ये जो आयोग है वो विशेषकर जो है ड्रग्स और नशीली दवाओं से रिलेटेड कार्यक्रम से संबंधित है। यानी जितने भी ड्रग्स संबंधी प्रोग्राम होते हैं, जितनी नशीली दवाओं से संबंधित प्रोग्राम होते हैं, यानी वर्ल्ड लेवल पर नशीली दवाओं को और ड्रग्स लेवल को रोका जाए, ठीक है। तो नशीली दवाओं से मुक्ति पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नियमों का कार्यपालन किया जाए, नियमों को लागू किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवा, ज्यादा से ज्यादा नागरिक इन नशीले दवाओं और ड्रग्स की दवाइयों से दूर रहें। इससे संबंधित ये कार्यक्रम है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग नारकोटिक ड्रग्स एंड संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम समन्वय, ठीक है। और इसमें मैं छोटा सा एक पॉइंट और बता देता हूं, इसके लिए वोटिंग हुई बाकायदा, ठीक है। इसके लिए वोटिंग हुई बाकायदा, और इसमें 2 प्रतिद्वंदी, भारत के साथ एक और सदस्य देश बना जिसका नाम था दक्षिण कोरिया। तो भारत और दक्षिण कोरिया 2 बने। अब देखिए इसमें दक्षिण कोरिया तो है नहीं, हालांकि जापान भी इसमें था, जापान भी चुनाव में था, लेकिन जापान जो है वो हार गया। यानी यहां 4 कैंडिडेट मैदान में थे, जिसमें से 2 को चुना जाना था। एक कैंडिडेट तो आपका भारत है, दूसरा दक्षिण कोरिया, जापान और आपका चाइना। 4 कैंडिडेट देश थे एशिया महाद्वीप से, एशिया कॉन्टिनेंट से। तो 4 में से 2 को विजयी घोषित किया गया। दक्षिण कोरिया पहले राउंड में ही विजयी घोषित हो गया, और दूसरे राउंड में भारत। अब इसका मतलब यहां भारत है ही, दक्षिण कोरिया है नहीं, तो भारत के साथ दक्षिण कोरिया को भी इस सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। ये सीरियल थोड़ा सा गलत हो गया, इसको सही कर लेते हैं।
ये 6 है, ठीक है। 6 क्वेश्चन है भौगोलिक, इससे भी रिलेटेड प्रश्न आते हैं, इसको समझ लेना है। इससे काफी आजकल प्रश्न आ रहे हैं। मैंने एक दो प्रश्न पहले ही बताए थे, लेकिन वहां मैंने डीप आपको नहीं बताया, तो आज मैं थोड़ा सा, क्योंकि दो प्रश्न से रिलेटेड है, पहले मैं भौगोलिक संकेत के बारे में ही जान लेता हूँ। भौगोलिक संकेत, और इसे कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, भौगोलिक संकेत, और इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं GI। GI, ठीक। तो GI, ठीक है, तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट में GI टैग बोल सकते हैं, ठीक है। अब यह है क्या, जरा जान लेते हैं। भारत में भौगोलिक संकेत विशेषकर प्राकृतिक खाद्यान्न, वस्तुओं से जुड़ा है, अर्थात विशेष अच्छी फसलें, जिन्हें टैग प्रदान किया जाता है, टैग प्रदान किया जाता है। और इसके लिए बाकायदा एक एक्ट है, इसका एक एक्ट भी है। इसका नाम है पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम। पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999, इसका एक एक्ट है, पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999, ठीक है। इसी के द्वारा इसको टैग मिला है। यही संस्था, यानी यही भारत सरकार का एक्ट जो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बनाया था, ये GI टैग प्रदान करती है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की फसलों का। तो यहाँ प्रश्न है कि भौगोलिक संकेत टैग मिला है, किसकी किस्म है, मतलब इसको टैग मिला है, तो ये एक GI टैग मिला है। अभी इसमें से हमें एक ऑप्शन बनाना है। गेहूं का मिला है, चावल का मिला है, मक्का का मिला है, बाजरा का मिला है, ठीक है। तो इसका आंसर है चावल को मिला। किसको मिला, चावल को। ठीक, तो यहां पर हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, किसी स्पेशल भाग में उगाई जाने वाली
विशिष्ट फसल। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका चावल से। अभी एक क्वेश्चन और आएगा इसका जीआई टैग से रिलेटेड, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 7वां प्रश्न है, भारत रत्न पंडित रविशंकर, भारत रत्न पंडित रविशंकर, एक सौ तीनवीं जयंती। सात अप्रैल को मनाएगी। सात अप्रैल को मनाए। उन्हें किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये जो भारत रत्न है, ये कब मिला था, किस वर्ष मिला था? तो जल्दी से बताइए आंसर, क्या आंसर हो सकता है इसका? आपके सामने ऑप्शन है, 2002 में मिला था, 1993 में मिला था, 1999 में, 1982 और 2000। बताइए। तो इसका आंसर है 1982। इन्हें वर्ष 1982 में यह पुरस्कार मिला था। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं, पंडित रविशंकर के बारे में। तो पंडित रविशंकर के बारे में भी एक दो पॉइंट आप जान लें। जन्म और मृत्यु दोनों पॉइंट जान लें, फेमस पर्सनालिटी है। इनकी मृत्यु हुई 11 दिसंबर 2012। 11 दिसंबर 2012, और इनकी मृत्यु हुई अमेरिका में। अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है सैन डियागो। सैन डियागो में इनकी मृत्यु हुई, इस जगह पर। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं जन्म का पॉइंट यहां से थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, यहां लिखता हूं। ठीक है, इनका जन्म हुआ है काशी में, और इनका जन्म हुआ है 1920। काशी में, यानी यानी बनारस या यूपी कह दो, तो यूपी में इनका जन्म 1920 के आसपास हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रख लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी 7 अप्रैल 1920 को। ठीक है, अब मैं पुरस्कार की अगर बात करूं तो इनको कई सारे पुरस्कार। भारत रत्न के अलावा इन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ है। तो देश का सर्वोच्च पुरस्कार जिसे हम कहते हैं भारत रत्न, ये पहला पुरस्कार है। और देश का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार जिसे हम कहते हैं पद्म पुरस्कार, जो 3 श्रेणी में दिए जाते हैं, जिसमें से प्रथम श्रेणी, पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणी है, इन 3 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी है, उसका नाम है पद्म विभूषण। सेकंड श्रेणी है पद्म भूषण, और थर्ड श्रेणी है पद्मश्री। ठीक है, तो अभी पद्मश्री पद्म भूषण अभी दिए गए थे राष्ट्रपति द्वारा पिछले वीक में। तो इन्हें पद्म पुरस्कारों की पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। किसको? पंडित रविशंकर प्रसाद को।
ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसका थोड़ा सा आंसर मुझे लग रहा है गलत हो गया, इसका आंसर होगा 1982 लगवाया मैंने, इसका 99 आंसर है, 99। इसको सही कर लीजिए, थोड़ा सा मुझे लग रहा था। हाँ जी, ये 1900। ठीक, तो ये पॉइंट था आपका रविशंकर प्रसाद से रिलेटेड। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में, गुजरात, किस राज्य में, गुजरात, ठीक, गुजरात राज्य में भगवान हनुमान की 54 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तो हम जो लोग जान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अनावरण किया है। ठीक, ये जो मूर्ति है, मूर्ति तावे की धातु की बनी है, तावे की धातु की है, तावे की धातु की है, एवं एक इमारत, इमारत के ऊपर खड़ी मुद्रा में है। पहला पॉइंट याद रखना है, ये मूर्ति हनुमान जी की है, एक इमारत है, और इमारत के ऊपर इनकी जो मुद्रा है वो खड़ी मुद्रा है। ठीक है, और दूसरा ये जो मूर्ति बनी है वो मूर्ति बनी है किसकी, ये आपकी कांसे की बनी है, तावे की, वो सॉरी तावे की बनी है, मैं गलत बोल गया, तावे की, तो याद रखना है आपको। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, दूसरा मैं अगर थोड़ी सी और बात कर लूं, इस मूर्ति को बनाने में जो लागत आई है, वो 30 करोड़ रुपया लागत आई है, 30 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपए। अभी जो अनावरण हुआ है ये गुजरात में हुआ है, और गुजरात में हुआ कहाँ है वो भी जान लेते हैं। तो गुजरात में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है बोटाद।
गुजरात में बोटाद जिला है, यहाँ पर ये उद्घाटन हुआ है। और इस मंदिर का नाम है, जिसका नाम है सलंगपुर मंदिर। सलंगपुर मंदिर, ठीक, सलंगपुर मंदिर है। और ये बोटाद जिला अहमदाबाद के पास है ये मंदिर। अहमदाबाद के निकट है, निकट है, पास में है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक। ये अहमदाबाद के निकट है। दूसरा, अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं तो यह मंदिर यह मंदिर भगवान हनुमान का विश्व में मूर्ति के आधार पर सर्वोच्च है, यानी सर्वोच्च मूर्ति है ये, ठीक है। इससे ऊंची मूर्ति हनुमान जी की और कहीं किसी मंदिर में नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट मैंने जो आपको लिखाए वो भी याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा, मंदिर के अलावा, मंदिर के अलावा अमित शाह ने एक भोजनालय का भी, मंदिर के भोजनालय का भी उद्घाटन किया। और ये भोजनालय जो है वो इसी मंदिर का ही है, जिसका नाम है कष्टभजन देव भोजनालय। और ये बहुत बड़ा भोजनालय है, ये भोजनालय 7 एकड़ में फैला है, 7 एकड़ में फैला है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर है आपका गुजरात। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, 9वें प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 की एक सूची आई है, टाइम 100 टॉप सेलिब्रिटी की सूची है। टाइम 100 दुनिया के टॉप टाइम 100 रीडर में बॉलीवुड स्टार ने टॉप किया, यानी जो टाइम 100 की सूची 2023 में प्रकाशित हुई है, इसमें दुनिया के टॉप मोस्ट सेलिब्रिटी हैं। और इस सेलिब्रिटी में कहा गया है कि किसने टॉप किया है, तो आपको याद रखना है ये बॉलीवुड सुपरस्टार हैं। अब पूछ रहा है कौन है, तो यहाँ आंसर है सलमान खान, शाहरुख, आमिर, अक्षय। तो इसका आंसर है शाहरुख खान, ठीक है। और इसका भी कारण है, अभी इनकी मूवी आई है पठान, जो काफी हद तक सुपरहिट साबित हुई है और इन्हें वोटिंग में सबसे ज्यादा नंबर भी मिले हैं, ठीक है। तो ये जो एक तरीके से जो रिपोर्ट छापी गई है, ये वोटिंग के आधार पर मानी गई, यानी दुनिया में ज्यादातर लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग करी। ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से ओपिनियन आए और उस ओपिनियन में मुख्यतः टोटल वोट परसेंटेज निकाला गया, मतलब कितने परसेंट वोट कितने को मिला, और कुल वोटों की संख्या की काउंट की गई है। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, तो उसका मतलब है उसी को विनर घोषित किया गया। तो यहाँ टॉप मोस्ट पर आए हैं
शाहरुख खान जिनको नंबर 1 रैंक दी गई है, ठीक है। इसके अलावा दुनिया के और भी मुख्यतः बहुत बेहतरीन सेलिब्रिटी हैं, जैसे लियोनेल मेसी की बात करें, जिन्होंने हाल में ही फ्रांस में आयोजित, वो सॉरी फ्रांस नहीं, फ्रांस को हराकर कतर में आयोजित जो है फीफा वर्ल्ड कप को जितवाया था, तो इनको 5th स्थान मिला, 5वां स्थान मिला। इसके अलावा अमेरिका की सरेना विलियम जो टेनिस खिलाड़ी रही हैं, इनको 3री रैंक दी गई है। तो मतलब वोटिंग के आधार पर ही तय किया गया। और वोटिंग में अगर आप स्वाभाविक माने, अगर ज्यादातर सेलिब्रिटी होंगे तो सेलिब्रिटी में शाहरुख खान को इसलिए भी मिले क्योंकि इंडिया में एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है, उनके चाहने वाले ज्यादा हैं, इसलिए वो पॉपुलेशन के आधार पर वोटिंग हुई और इन्हें अवार्ड मिला। तो हम जान लेते हैं कुछ आंकड़े क्या हैं। तो यहां है एक खास कार्य जिसका नाम है टॉप रैंकिंग रिपोर्ट, टॉप रैंकिंग रिपोर्ट। और ये टॉप रैंकिंग रिपोर्ट इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल है, ठीक है। और इसका नाम है टाइम 100, टाइम 100, जो प्रकाशित हुई है 2023 में, यानी 2023 में प्रकाशित हुई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। अब कह रहा है कि इसमें प्रथम स्थान है, ये तो इसने प्रश्न में बता दिया, प्रथम स्थान है बॉलीवुड स्टार। तो इन बॉलीवुड स्टार का नाम है शाहरुख खान। शाहरुख खान ये प्रथम स्थान पर रहे। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, इन्हें वोट मिले हैं 12 लाख वोटर, ऑनलाइन वोटिंग हुई और उन्हें, जिनको टॉप लिस्ट में रखा गया उसमें से इन्हें अकेले 4%, यानी जितने सेलिब्रिटी हैं उसमें से अकेले ने 4% वोट, यानी 4% वोट हुआ, ठीक है। तो वोटिंग का माध्यम तो यहां लिख देते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन वोटिंग हुई तो पहला स्थान इनको मिला। अगर मैं द्वितीय स्थान की बात करूं, ईरानी महिलाएं, ईरानी महिलाएं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने हक की लड़ाई लड़ रही, अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, ठीक। अब इन्हें ये जो वोट मिला है ये पठान फिल्म के कारण, ज्यादातर लोगों ने इन्हें पसंद किया। अब ये हक की लड़ाई लड़ रही हैं, ईरान में विद्रोह चल रहा है और इन्हें वोट मिले हैं 3%, इन्हें 3% वोटर, इनके लिए जो वोटिंग की है दुनिया ने वो 3% करे है। 3% लोगों ने कहा कि ये जो काम है वो कर रही है, वो सही कर रही है, ठीक है ना। और दरअसल में ये हिजाब के खिलाफ है। भारत में हिजाब अभी बैन तो नहीं हुआ, लेकिन जितनी भी राज्य के हाई कोर्ट हैं वो इस बात को बता चुके हैं कि जो हिजाब है वो महिलाओं के लिए बैन होना चाहिए, जिससे महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जितने मुस्लिम हैं वो सब इसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ठीक है। और भारत की महिलाएं भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक, जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी कुछ ना कुछ
हिजाब के समर्थन में। तो हिजाब के समर्थन वाली जो महिलाएं हैं वो ज्यादा हैं और हिजाब के विरोध में महिलाएं कम है भारत में। लेकिन भारत के संस्थान और भारत का संविधान ये चाहता है कि महिलाओं को हिजाब से मुक्ति दी जाए। लेकिन विदेशों में उल्टा है, वहां हिजाब का कानून जो है वो थोपा जा रहा है महिलाओं पर। लेकिन ईरान की महिलाएं अकेले डटी हुई हैं और उनका मानना है हिजाब पहनना ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, कोई सरकार जो है वो हमें हिजाब पहनने से या हिजाब पहनने पर पाबंदी नहीं लगा सकती, हमारी इच्छा है तो पहनेंगे। और इसलिए काफी महिलाओं का वहां कत्लेआम भी हो रहा है ईरान में। ठीक है, तो ये ईरान का पॉइंट था। अब मैं तृतीय स्थान की बात करता हूं। तीसरा स्थान किसको मिला? ठीक है, तीसरा स्थान मिला है ब्रिटेन के प्रिंस। तीसरा स्थान ब्रिटेन के प्रिंस और इनका नाम है प्रिंस हैरी। प्रिंस हैरी इनको मिला है और इन्हें वोट परसेंट मिला है 1.9%। 1.9% इन्हें वोट मिला है। ठीक है, और चौथे स्थान पर रही हैं चतुर्थ स्थान रहेंगी रही हैं वो हैं ब्रिटेन के प्रिंस। ब्रिटेन के प्रिंस ब्रिटेन के प्रिंस हैरी की पत्नी, मतलब पति पत्नी को तीसरा चौथा स्थान मिला है। इनकी पत्नी को मिला है जिनका नाम है मेगन मर्कल। मेगन मर्कल और इन्हें मिले हैं 1.8%। ठीक, ये तृतीय चौथे स्थान पर रही हैं। ठीक है, पांचवें स्थान पर कौन रहा वो भी जान लेते हैं। मैसी, लियोनेल मैसी फुटबॉलर हैं। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। वोटिंग इसलिए लोगों ने करी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हाल में ही फीफा विश्व कप जीता है। फीफा विश्व कप 2022 इन्होंने जीता है और इन्हें कुल वोट मिले हैं वो मिले हैं 1.80%। लेकिन इनको थोड़े से ज्यादा हैं 1.181। तो ये कुछ टॉप जो हैं सेलिब्रिटी हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। इसके अलावा हॉलीवुड अभिनेत्री मिशेल यो। मिशेल यो को भी स्थान दिया गया है। ठीक है, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुबरकर मार्क जुबरकर को भी स्थान मिला है। और इसके अलावा सरेना विलियम, ये टेनिस खिलाड़ी हैं, हालांकि संन्यास ले लिया है। टेनिस खिलाड़ी पूर्व, तीनों के तीनों ये अमेरिका के हैं। इनको भी सूची में छठा सातवां आठवां स्थान मिला है। ठीक है, तो ये पॉइंट जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने नवे प्रश्न की तरफ। सॉरी, नमा हो गया था, 10वें पे चलते हैं। 10वां है मार्चा चावल। अब ये चावल है, कह रहा है कि चावल की किस्म है। चावल की किस्म, और चावल की किस्म ये विशेष है, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट भी है और ये सुगंधित भी है।
और ये जो चावल की जो किस्म है वो कह रहा है इसको क्या मिला है, इसको मिला है भौगोलिक संकेत टैग, जिसे हम कहते हैं जीआई टैग। ठीक, जीआई टैग का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडेक्शन, ठीक है, जो विशेष परिस्थितियों के आधार पर मिलता है। अभी चावल की किस्म का नाम है मार्चा। ये मार्चा चावल है जो बहुत ही सुगंधित है। और ये चावल जो है देखने में काली मिर्च की तरह है, काली मिर्च की तरह बड़ा एवं लंबा। ये लंबा चावल है, बड़ा चावल है देखने से, ठीक है। स्वादिष्ट तो है ही है। और विशेषकर जो मार्चा चावल है ये बिहार में उगाया जाता है। मतलब इसकी जो, वैसे तो चावल भारत में सबसे पश्चिम बंगाल में होता है, काली मिट्टी में होता है, लेकिन ये बिहार में पाया जाता है। और बिहार में भी एक जिला जिसका नाम है पश्चिमी चंपारण, वहां पर बहुत विशेषकर पाया जाता है पश्चिमी चंपारण। ये दो जिले हैं बिहार में चंपारण के नाम से, एक पश्चिमी चंपारण है, एक पूर्वी चंपारण। तो ये इसका आंसर बिहार है, ठीक, बिहार का पश्चिमी चंपारण जिला है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थे आपके करंट अफेयर के टॉप मोस्ट 10 प्रश्न जिन पर हम लोगों ने चर्चा की। तो अभी के लिए फिलहाल में इतना ही, इजाजत दीजिए, बहुत जल्द आपसे मुलाकात करेंगे। जाने से पहले दो निवेदन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।